आज की तारीख है 22 अगस्त 2023। ठीक है। अ, आज के पेपर में क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू ब्रांच टू हियर द कावेरी वाटर इशू। ठीक है, कावेरी वाटर इशू देखेंगे अपन आज। ब्रिक्स में इंडिया का मल्टीपोलर ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा वो देखेंगे ट्यूटोरियल में। और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, इसके रिगार्डिंग एक मिनिस्टर है और आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुनाथ राजन, उनके दोनों में कन्वर्सेशन हुआ है, वो एक देखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी। स्मार्टफोन में जो सब्सिडी दी गई जा रही है प्रोडक्शन इंटेंसिव स्कीम, उसके अंतर्गत। और उसके बाद नॉर्दर्न सी में जो ब्रिटेन ड्रिलिंग कर रहा है उससे रिगार्डिंग आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल अपन देखेंगे आज। फर्स्ट कावेरी रिवर इशू के रिगार्डिंग है। देखो पहले हिस्ट्री जान लो। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसके हिसाब से उन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि आप ज़्यादा पानी दीजिए। ठीक है। एग्रीड विद कर्नाटका दैट द बेंगलुरु इज वर्ल्ड क्लास मेट्रोपॉलिटन इन नीड ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए आप, पहली चीज़ तो। एंड ऑर्डर्ड कर्नाटक गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि टू 1.7725 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर टू द तमिलनाडु इंस्टेड ऑफ 192 मिलियन क्यूबिक फीट। पहले वो 192 मिलियन क्यूबिक फीट देते थे पानी उनको, तो अभी उनको बोला कि 177.25 मिलियन क्यूबिक फीट अब उनको पानी दो। ठीक है, तो ये सेटल हो गया था वहीं पे। और एक ट्रिब्यूनल, उन्होंने एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी वगैरह, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना याद रखिए, अब ये फिर से सुप्रीम कोर्ट में लेके गए इशू को, तो अब इसका वर्डिक्ट आएगा तब देखेंगे। और इसमें अभी ये कावेरी जो रिवर है वो कहाँ कहाँ जाती है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये तीन स्टेट और वन यूटी की तरफ से ये जाती है, ये इतना याद रखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी। और 2018 में वर्डिक्ट आया था और वो दोनों ने एक्सेप्ट भी किया था, तमिलनाडु एंड कर्नाटका ने। बट अभी फिर से वो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेंच बनाई है, उसके ऊपर वो गया है। ठीक है, जो आएगा उसके बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल स्मार्टफोन से रिगार्डिंग है, मैंने आपको बताया था। देखिए, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुनाथ राजन, और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर, इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। और उन्होंने जो बोला है वो अपन बारी बारी से देखेंगे क्या क्या बोला है। देखिए, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना है मैन्युफैक्चरिंग में इसके, और इंडिया का जो जॉब क्रिएटिंग है वो हेविली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स है। देखिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ क्या है। जो प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम है उसके अंतर्गत अपन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको मेड इन इंडिया के अंतर्गत अपन उनको प्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर वो 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं तो अपन ने उनको बोला है कि वी विल गिव 6% ऑफ दिस टर्नओवर का रिटर्न देंगे किसी भी चीज़ में। जैसे कि उनको टैक्स बेनिफिट देंगे, रिबेट देंगे वगैरह, ऐसा कुछ भी देंगे। तो वो उनके 6 करोड़ रुपये जो हो गए, अगर उनका 100 करोड़ का टर्नओवर होगा तो उनको अपन वापस देंगे 6 करोड़। तो उसका अपोजिशन में रघुनाथ राजन ने बोला है, और उसके प्लस पॉइंट में स्टेट ऑफ मिनिस्टर उन्होंने बोला है। ठीक है, देखिए, तो गवर्नमेंट ने कैरेट एंड स्टिक का अप्रोच रखा है। स्टिक मतलब मारेंगे, कैरेट मतलब अगर कुछ अच्छा करेंगे तो उनको इंसेंटिव देंगे। स्टिक का ये क्या किया स्टिक के लिए, स्टिक वर्ड के लिए? तो उन्होंने बोला है कि जैसे कि उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे ना, तो फॉरेन से माल जब आएगा उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, तो वो कंपेरेटिवली डोमेस्टिक मार्केट में महंगा बिकेगा, तो डोमेस्टिक मार्केट की सस्ती चीज़ें बिक जाएंगी, एक्सपोर्ट करने से, इंपोर्ट करने से अच्छा है। ठीक है, तो वो है। और जो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन करेंगे उनको कैरेट देंगे। कैरेट देंगे मतलब उनको बेनिफिट देंगे, अभी जो मैंने आपको बताया 6% वाला, ऐसे टाइप में प्रोडक्शन लेंगे, इंसेंटिव देंगे उनको, आप पर अगर प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, तो यही था, यही ये वो बोल रहे हैं। लेकिन रघुनाथ राजन ने ये बोला है कि जो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत फ़ोन, देखो, मिनिस्टर ने ये बोला है कि 2018 में, 2018 फाइनेंशियल 2018 में 300 बिलियन फोन्स, मतलब जो मोबाइल फ़ोन्स है वो एक्सपोर्ट किए इंडिया ने। और 2018 में वो कितना था? वो 11 बिलियन था। ठीक है, मतलब 11 बिलियन से 300 बिलियन, इतना बड़ा जंप 2018 टू 2023 के बीच में, बहुत बड़ा जंप हो गया। और पहले जो मोबाइल फ़ोन का वर्थ था टोटल एक्सपोर्ट में 2018 में, वो था 3.6 बिलियन डॉलर्स। अभी 2023 में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन, वो ड्रॉप हो गया। यानी इम्पोर्ट जो फ़ोन कर रहे हैं ना बाहर से अपन जो मंगा रहे फ़ोन, वो 3.6 था 2018 में, अभी 1.6 बिलियन डॉलर से हो गया। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए।
2018 में कितना एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से फ़ोन, 11 बिलियंस के। अभी कितना एक्सपोर्ट करते 23 में 300 बिलियंस की। ठीक है, रघुनाथ राजन ये बोलते हैं जो आपने डाटा दिया है और जो बताया है वो पूरा सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो फोन्स बन रहे हैं वो ज़्यादा करके असेंबल करके बन रहे हैं। तो आप ना इंपोर्ट ऑफ मोबाइल्स तो कम कर दिया, लेकिन आपने उसके जो एसेसरी है उसके एसेसरीज का इंपोर्ट आपने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आप उसको खाली जो उनके जो एसेसरीज है उसको ला रहे हो, इंडिया में असेंबल कर रहे हो और उसको बेच रहे हो। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका कोई ये नहीं बढ़ा है, मेड इन इंडिया का वो ट्रू सेंस में अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि वो मेड नहीं हो रहा, खाली असेंबल हो रहा है इंडिया में। तो उन्होंने बोला है कि आपके जो सप्लीमेंट्स है जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन, बैटरीज, प्रिंटेड सर्किट, वो तो उनका तो इंपोर्ट बहुत बढ़ चुका है, और उसकी वजह से इनडायरेक्टली तो इंपोर्ट बढ़ ही गया है आपका उस चीज़ों का। लेकिन आपको ट्रेडिशनल वे से मतलब खुद से पूरा बना के तो फ़ोन नहीं बेच रहे हो, और उसकी वजह से मेड इन इंडिया का जो इंटेंशन है वो पूरा नहीं हो रहा है। उसकी जगह अगर आप स्किल्ड लेबर अगर बना के अगर आप इंडिया में फ़ोन बनाओगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन मिनिस्टर ने बोला ये आपका जो आर्गुमेंट है वो पूरा सच नहीं है। जो इंपोर्ट हो रही है स्क्रीन, बैटरी, वो खाली मोबाइल बनाने के लिए थोड़ी यूज़ हो रहे हैं, वो तो लैपटॉप मॉनिटर्स, DSLR कैमराज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी में भी वो यूज़ हो रहे हैं। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो सारे मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। देखिए आपकी बात थोड़ी बहुत सही है, मैं उसको नहीं बोल रहा, उन्होंने ये बोला है कि, और उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तो अपन एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर स्लोली स्लोली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करोगे तो वहाँ पे मार्केट भी बन जाएगी। ठीक है, क्रिएटिंग द फिनिश प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, दम दम से अपन उसमें प्रोग्रेस कर देंगे। एंड उन्होंने ये बोला है कि रघुनाथ राजन ने लास्ट आर्गुमेंट ये दिया है कि अगर आप ये जो पैसे इंपोर्ट करके उसको असेंबल करके बनाने में वेस्ट करने से अलावा आप उसको गवर्नमेंट के अगर इम्प्रूवमेंट में, एजुकेशन में, सिस्टम में इन्वेस्ट करोगे तो उसका ज़्यादा रिटर्न आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रोडक्शन लेके इंसेंटिव देने की बजाय आप ये करो। ठीक है, दोनों के आर्गूमेंट्स है, इसमें थोड़ा बेसिक डाटा याद रखिए, बाकी कुछ नहीं है इस चीज़ में। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉर्दर्न सी में यूके जो है वो ड्रिलिंग कर रहा है, ड्रिल करके उनके रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहा है। देखिए पूरे इसमें इशू क्या है मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए अभी ना ब्रिटेन ने ये बोला है कि वो ड्रिल करेंगे, और उन्होंने उसका लाइसेंस भी अप्लाई कर दिया है और वो वहाँ ड्रिल करेंगे अभी। तो नॉर्दर्न सी जो है वो बेसिकली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आता है, और उसके वेस्ट में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड आते हैं, और नीदरलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस उसके साउथ में आते हैं। अभी आप इसका मैप देख लीजिए और उसको याद करिए। नॉर्वे एंड डेनमार्क एंड जर्मनी उसके ईस्ट में आते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो ड्रिलिंग होगा वो किससे रिलेटेड होगा, तो उन्होंने ये बोला है कि 1985 1958 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बोलता है कंटिनेंटल शेल्फ जो जहाँ पे सी खत्म होता है, ज़मीन से लगता है, वहाँ से कितने आगे तक कोस्ट लाइन तक उसकी टेरिटरी हो सकती है अपने कंट्री की। इज द फर्स्ट इंटरनेशनल लेजिस्लेशन टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ अ कंट्री ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एडजेसेंट टू देयर कोस्ट एंड पाउड द वे फॉर द एक्सप्लोरेशन इन द नॉर्दर्न सी। ये फर्स्ट है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि कौन सा जेनेवा कन्वेंशन, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगर ये अगर कोस्ट होगा और यहाँ पे समुंदर लग रहा होगा तो वहाँ से कितने दूरी तक जेनेवा कन्वेंशन ने बताया कि ये टेरिटरी ऑफ द उस कंट्री की है जहाँ से बॉर्डर लग रहा है, और वहाँ पे वो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ये याद रखिए, और ये ट्रीटी 1964 में इन्फोर्समेंट में हुई थी, यूके ने इसको पास भी किया था। लेकिन अभी एक यूएस बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप है, उसका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने ये बोला है अगर आप वहाँ पे ड्रिलिंग करोगे तो वर्कर्स, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ रिस्क पे आ जाएंगे, और फॉसिल फ्यूल अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही आप उसका एक्सप्लोरेशन करते हो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओशन वार्मिंग होती है, राइज इन सी लेवल होता है, और सबसे बड़ा खतरा उन्होंने ये बोला है कि डायरेक्ट लिंक टू द मराइन बायोडाइवर्सिटी को होता है, एंड इनडायरेक्ट रिस्क ऑफ कोरल रीफ ब्लीचिंग होगा कि कोरल रीफ डेथ होगा, उन्होंने ये बोला है। और वाटर अगर एसिडिक बन जाएगा तो कार्बन पोल्यूशन बढ़ेगा एंड क्लाइमेट चेंज को हार्म करेगा। यही इस आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू।